हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का 4th लेक्चर रहेगा ये। सो हम इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रखी हैं, तो उनकी यूनिट्स कैसे बनी, कैसे डिसाइड हुआ, उनकी यूनिट्स को बनाता कौन है, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है साथ में अपने, तो ऐसे 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए आपके पास। तो उन सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे बना है। कि सबसे पहले आपको पता है कि बेसिकली हम किन चीज़ों को मेजर करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ को मेजर करने का अपना मात्रक क्या है, मेजरमेंट क्या है, 1 मीटर। तो 1 मीटर कैसे बना। अब वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको रियलिटी में मजा आएगा, फील होगा कि रियल लाइफ से रिलेट करती है फिजिक्स रियल लाइफ से रिलेट करती है। फिजिक्स क्या है वो आपको 11th क्लास में पता चलता है। तो 1 मीटर कैसे बना। 1 मीटर की जो आप रोड देखते हो ना, ये अब कपड़ा लेके आते हो मार्केट से, कपड़ा लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो आपको 1 मीटर स्केल से मेजर करके देता है। गज भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो मीटर स्केल क्या है, मीटर स्केल कैसे बना, आपके मन में ये क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, जैसे केजी है मास के लिए। हाँ, ये वही केजी है जिससे आप हर रोज़ सब्जी, चावल या डेली लाइफ के यूजेज की जो भी चीज़ें हैं वो लाते हो। तो भाई ये है क्या, 1 केजी। तो पूरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको रियलिटी में फील होगा कि आज मैं रियल लाइफ से आपको रिलेट करवाऊंगा कि यूनिट्स कैसे बनी, क्या है फिजिक्स। वही तो पढ़ रहे हैं ना, 11th क्लास यही तो बताती है। फिजिक्स की गहराइयों में चले जाते हैं हम। तो 1 मीटर जो है वो कैसे बना है। सो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप सराउंडिंग में कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे यूनिवर्स में जितने भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, उनका एक स्पेसिफिक शेप, साइज और उनके पास क्या है, मास। कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो, हर एक ऑब्जेक्ट का एक निश्चित शेप है, उसका साइज है और उसका मास है। आप इसी को देख लीजिए, या आप जो मोबाइल देख रहे हो जिसमें मेरी वीडियो चल रही है, उसका भी एक शेप, साइज और क्या है, उसका मास। तो आप सोच सकते हो अगर हमारे पास मेजरमेंट्स की यूनिट्स ना होती तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर पाते। सोचने वाली बात है, अगर आप सोच सकते हो तो। हम हर रोज़ जो सब्जी लेने जाते हैं वो 1 केजी क्या है, कैसे बना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो ये 1 केजी है, ये 1 केजी अब 1 केजी नहीं रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो ये 1 केजी है, अब ये 1 केजी नहीं रहा, ये रिटायर हो चुका है। तो इसके पीछे का कोज क्या है कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया शुरू में, और अब इसकी न्यू डेफिनेशन क्या कहती है, बस देखते रहिए। तो 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। 1 मीटर को डिफाइन कर रहा हूं मैं, 1 मीटर क्या है। 1 मीटर की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। और सबसे पहले हमने इस चीज़ को किससे रिलेट करवाया। सबसे पहले हमने 1 मीटर बना कैसे, पहले आप ये सोचिए। हमने अर्थ के डायमीटर से इसको रिलेट करवाया। डायमीटर से मीटर उठाया गया है। नॉर्थ से साउथ पोल तक जो डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ पोल, उसको 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को ऐसे इक्वल 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक अकेले पार्ट को उठा के क्या बोल दिया गया, 1 मीटर। तो अर्थ के डायमीटर से रिलेट करवाया। डायमीटर, डाई का हटा के क्या बना दिया, मीटर। डाई हटा दिया तो वहाँ से डायमीटर से ये मीटर निकला है। चीज़ आई समझ में, आएगा बिल्कुल आएगा। मैं रिलेट करवाऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो 1 मीटर ऐसे शुरू में ये डिफाइन किया गया साइंटिस्ट के थ्रू। फिर बाद में 1889 में इसकी डेफिनेशन फिर से चेंज हुई। मैं बताता हूँ यहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा। भाई बात ये है कि हम चाहते हैं कि इनवेरिएंट क्वांटिटीज हो अपने पास, या मैं इनवेरिएबल बोलूँ। अब मैं इनवेरिएंट या इनवेरिएबल वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा, इसका मतलब ध्यान से सुनना है आपने। हम क्या चाहते हैं, या साइंटिस्ट क्या चाहते हैं कि ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। किसी दिन अगर अर्थ डिस्ट्रॉय होगी, अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए, तो फिर 1 मीटर को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। 1 मीटर बदल जाएगा अपना। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो मैंने बोला था कि जो स्टैंडर्ड यूनिट चूज करेंगे हम, वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं होनी चाहिए। टाइम का, टेम्परेचर का, एक्सटर्नल कोज का, भूगोल का, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े तो ही उसको स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे। अदरवाइज फिर से हमारे को रीडिफाइन करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाँ, साइंटिस्ट क्या चाहते थे कि इनवेरिएबल यूनिट्स हों। इनवेरिएबल यूनिट यानी कि वेरिएबल ना हो। यह नहीं कि आज हम 1 मीटर इतना डिसाइड कर रहे हैं और आज से 10 साल बाद कोई और साइंटिस्ट आए तो 1 मीटर हम इतना सा बना दें, ऐसा नहीं होगा।
1 मीटर आज हमने जितना लिया है 1 मीटर, वो हमेशा 1 मीटर उतना ही रहेगा। तो इनवेरिएंट यूनिट्स चाहते थे साइंटिस्ट, इसलिए इसको फिर से चेंज करना पड़ा। आ रहे समझ में? फिर से मैं बताऊंगा, फिर दोबारा से इसको रिडिफाइन किया गया जब 1889 में। तो इसको किससे रिलेट करवाया, बस मैं आपको बताता हूँ। 1889 में एक प्लेटिनम का बार रोड डिसाइड किया, उसके ऊपर 2 मार्क लगा दिए गए कि यहाँ से यहाँ तक ये प्लेटिनम इरेडियम का बना हुआ एक रोड है, और इसको साइंटिस्ट क्या मानेंगे या सभी कंट्रीज़ के लोग क्या मानेंगे, 1 मीटर। एक लोहे का टुकड़ा था, इतना सा मान लीजिए आप, यूँ मान लीजिए। अगर आपको प्लेटिनम इरेडियम जो एलॉय है वो समझ में नहीं आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। और उसके बराबर वो मास्टरपीस रखा। मास्टरपीस क्या होता है, जो शुरू में डिसाइड किया गया। और जो मास्टरपीस मैंने बोला प्लेटिनम इरेडियम का, उसके बराबर फिर लोहे के टुकड़े कटवा करके पूरे वर्ल्ड में बंटवा दिया कि इसको 1 मीटर मानेंगे। ठीक है, 1889 में ऐसा डिसाइड हुआ। फिर इसको फिर से रीडिफाइन करना पड़ा, फिर से इसको एक बार रीडिफाइन करना पड़ा। उसकी डेफिनेशन मैं प्रोवाइड करवा भी दूंगा, प्लेटिनम इरेडियम वाली, वो आप देख लेना क्या डेफिनेशन कहती है 1 मीटर की। तो फिर से इसको रीडिफाइन करना पड़ा। रीडिफाइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अभी जो 1 मीटर आप इतना मान रहे हो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हो सकता है कि किसी दिन अर्थ पे कोई ट्रेजेडी हो जाए, ऐसे डिजास्टर आ जाए कि अपने सारे स्केल टूट जाएं, कुछ भी हो जाए। अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आई। प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे जो अपना मीटर रोड है वो स्टैंडर्ड नहीं है। कैसे स्टैंडर्ड नहीं है, हमने कैसे उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। बोले कि यहाँ पे जो मीटर रोड है, यहाँ पे तो मीटर है, ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए, किसी दूसरे ग्रह पे चले गए, ऐसा मान लीजिए आप, तो उसका रोटेशन जितना फास्ट होगा, रोटेशन के हिसाब से उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि 1 मीटर यहाँ तो 1 मीटर है, लेकिन आप किसी दूसरे प्लेनेट पे गए तो वहाँ पे वो 1 मीटर नहीं रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट्स डिसाइड किए गए। अर्थ के ऊपर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट्स कैसे डिसाइड किए गए मैं बताता हूँ, इनका डिस्टेंस भी बताऊँगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। तो अर्थ के ऊपर मीटर स्केल से हमने इसको मेजर किया, मीटर स्केल से मेजर किया, ठीक है, और इसकी लेंथ निकल के आई कितनी, मान लीजिए 1000 मीटर। कितनी लेंथ निकल के आई, 1000 मीटर। अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए और सेम वही 2 पॉइंट्स हैं, सेम उतना ही डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स हमने चूज़ किए, ये सेम है बिल्कुल, मैं बताऊंगा कैसे सेम है ये लेंथ। और जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए, मान लीजिए मार्स पे चले गए या किसी अदर प्लेनेट पे चले गए, जिसका रोटेशन जो था एक्सिस के अबाउट वो अर्थ से स्लो है, देखना ध्यान से, तो इसकी लेंथ हमने जब मेजर की उसी मीटर स्केल से, तो हमारे को इन 2 पॉइंट्स की लेंथ मिली 1200 मीटर। यानी कि अपना मीटर स्केल छोटा हो गया। मीटर स्केल क्या हो गया, छोटा, उसको ज़्यादा बार कंपेयर करना पड़ा उतने ही डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस वाले 2 पॉइंट्स के बीच में उसको ज़्यादा बार कंपेयर करना पड़ा, मीटर स्केल छोटा हो गया। ये बात मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन आप जानते होंगे, महान फिजिसिस्ट थे वो, ग्रेट फिजिसिस्ट, उनका कहना था ये। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप पढ़ोगे बीएससी में, या आप वैसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि बीएससी में जाके आप पढ़ो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसी ऐसी बातें निकल करके आएंगे बेटा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रियलिटी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ एक्सपेंशन, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना, टाइम ट्रेवल, वो सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 प्रकार की है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बस इस चीज़ को समझिए कि 1 मीटर को फिर कैसे डिफाइन किया गया 1960 में, फिर से इसको डिफाइन किया गया 1889 के बाद। हाँ, जो प्लेटिनम इरेडियम वाली रोड थी उसको स्टैंडर्ड नहीं मानना। क्यों नहीं माना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, अर्थ पे उतना ही डिस्टेंस, मार्स पे उतना ही डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि अपना मीटर स्केल क्या हो गया, मार्स पे जाके छोटा, और इसको ज़्यादा बार कंपेयर करना पड़ा। आ रहा है समझ में? तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी, अगर रोटेशन की स्पीड ज़्यादा है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ एक्सपेंशन होगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में, ध्यान से देखिए। तो अगर कहीं पे स्पीड कम हुई तो स्पीड से लेंथ जो है इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप स्प्रिंग लीजिए, अगर आप एक स्प्रिंग लेते हो और एक स्प्रिंग के पीछे यहाँ पे मास m लटका देते हो, और अगर आप इसको ऐसे उंगली में डाल के ऐसे घुमाओगे,
तो जितनी तेज स्पीड से आप इसको घुमाओगे, ऐसे रोटेशन करवाओगे इसके चारों तरफ आप ऐसे घुमाओगे, तो हम देखेंगे कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई और लेंथ हो गई इतनी। और ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। आया को समझ में? और अगर स्पीड स्लो होगी तो पता ये छोटा होगा। स्पीड जितनी फास्ट होगी ये लेंथ जो है इंक्रीज करती चली जाएगी। ये कहती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आप कहोगे सर आप तो बार के केस में बोल रहे हैं, ऐसा बार के केस में ऐसा होगा, जो अपनी बार है प्लेटिनम इरेडियम वाली 1 मीटर वाली, वो बिल्कुल बेटा ऐसा ही होगा। फिजिक्स में स्प्रिंग में, स्ट्रिंग में, बार में कोई फ़र्क नहीं है। फिजिक्स में सारी चीज़ें एक ही हैं। यूँ मानिए आप कोई धागा है, धागा आप बांधो, देखो धागे, एक पत्थर बांध के धागे को ऐसे घुमाओ, आप देखोगे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है। और तेज़ स्पीड से घुमाओगे तो और ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेगी, और तेज़ स्पीड से घुमाओगे पत्थर बांध के धागे से तो लेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, फिर वो टेंशन बढ़ जाएगी और टूट जाएगा। आया होगा समझ में? ठीक है। तो भाई यहाँ पे बार में यहाँ स्प्रिंग में तो हमारे को क्लियरली दिखता है कि ये ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग के जो राउंड छल्ले बोल सकते हैं ये ब्रॉडर होते जा रहे हैं। स्प्रिंग में तो क्लियर दिखता है, लेकिन बार में नहीं दिखता, क्योंकि बार किस चीज़ से बनी हुई है? एटम या मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्लोजली पैक हैं एटम या मॉलिक्यूल्स। तो इनकी लेंथ इंक्रीज करेगी भाई, इसमें टेंशन आएगा, खिंचाव आएगा। और रोटेशन के हिसाब से अर्थ के ऊपर कोई बार है, वो अर्थ की स्पीड से घूम रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप मार्स पे चले गए तो वो मार्स की स्पीड से घूमेगा। मार्स जिस स्पीड से एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है ना, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। जुपिटर पे चले गए तो उसके सब जुपिटर की स्पीड अगर फास्ट होगी तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ बढ़ जाएगी, छोटी नहीं होगी। यानी कि अगर जुपिटर पे इन 2 पॉइंट्स को आप मेजर करोगे तो हो सकता है दिखाए कितना, 600 मीटर, 600 मीटर। आया होगा समझ मेरे हिसाब से आपको। इसलिए हमारे को डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी, और इसको किससे रिलेट करवाना पड़ा? स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन बनी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट ही एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी मान लीजिए स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी, आप जुपिटर पे चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे आप चले जाओ, अगर आप 1 सेकंड के लिए टॉर्च जलाओगे वहाँ, तो 1 सेकंड में लाइट कितनी दूर जाएगी? 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी दूर जाएगी। ये वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट, जो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स के लिए। ये ऐसा नहीं है कि जुपिटर पे तेज़ स्पीड से जाए और अर्थ पे स्लो स्पीड से, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बस इसी चीज़ से हमने रिलेट करवाया। मीटर की डेफिनेशन फिर से रीडिफाइन कर दी। कैसे, क्या बोल रहा? देखिए कि अगर आप 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए, वही 2 पॉइंट्स जो अर्थ के ऊपर लिए थे। 2 माइक्रोसेकंड के लिए टॉर्च जलाई हमने, 2 माइक्रोसेकंड के लिए, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। और सेम 2 माइक्रोसेकंड के लिए टॉर्च जलाई तो वो मार्स के ऊपर भी टाइम क्या है? 2 माइक्रोसेकंड और 2 माइक्रोसेकंड। देखो अब आपको समझ में आएगा ना, अर्थ के ऊपर और जो मार्स के ऊपर जो हमने 2 पॉइंट्स डिसाइड किए थे उनकी लेंथ क्या है? सेम। आई चीज़ समझ में? 2 पॉइंट्स जो अर्थ के ऊपर ए और बी थे और जो मार्स के ऊपर पी और क्यू थे, उनकी जो डिस्टेंस है वो सेम कैसे है? क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ पहुँची 2 माइक्रोसेकंड में। मरकरी के ऊपर भी लाइट जो है वो 2 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। इसलिए जब यहाँ पे लेंथ को मेजर किया गया तो कितना मिला था? 1000 मीटर। और यहाँ पे लेंथ को जब मेजर किया था कितना मिला था? ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल रियल चीज़ है ये, यूँ समझिए। तो लाइट से रिलेट करवाया ना, फिर लाइट तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। आगे समझ में? तो लाइट से कैसे रिलेट करवाया देखिए ध्यान से, कि अगर आप लाइट जलाओ, टॉर्च जलाओ, तो 3 × 10⁸ मीटर जाती है इन 1 सेकेंड। लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर जाती है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। सो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगी? 1/3 × 10⁸ सेकंड। ध्यान से देख लो, अभी क्या समझ में आया? ये नीचे आ जाएगा ना। हाँ, तो इतने सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, इतने सेकंड में देख लो। 1 सेकंड का लाखवां करोड़वां हिस्सा हो गया मेरे हिसाब से। कितना हिस्सा है आप कैलकुलेट कर लेना, 10⁸ और 3 आ गया। तो 1 सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना डिस्टेंस, वो कितना माना जाएगा? 1 मीटर। और वो चीज़ जो है वो बदलेगी नहीं, वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी।
किसी भी प्लेनेट के लिए बदलेगी ही नहीं। तो मैंने बोला था शुरू में कि साइंटिस्ट क्या चाहते थे, इनवेरिएबल, वेरिएबल नहीं चाहते थे, वो इनवेरिएंस चाहते थे कि बदले ही नहीं। तो फिर हमने इसको 1960 के आसपास हमने इसको किससे रिलेट करवा दिया, स्पीड ऑफ लाइट से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन और लिख देता हूँ एक बार कि कैसे हमने इसकी डेफिनेशन बनाई और फिर प्रॉब्लम क्या थी। उस डेफिनेशन में आप देखोगे कि एक नंबर आता है, तो लाइट भी हम कौन सी लेंगे, वो नंबर आएगा, वो नंबर क्या बताएगा कौन सी लाइट चूज करोगे आप। क्योंकि देखो मीडियम के हिसाब से किसी जगह जो है डेंसर मीडियम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे एयर है तो हो सकता है जुपिटर पे जाएंगे थोड़ा डेंस मीडियम, आपको पता है डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, तो वहाँ पे स्पीड में थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। या फिर अगर आप अलग अलग कलर की लाइट लेते हो तो उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपने कौन सी लाइट लेनी है और किस प्रकार से लाइट से इसको रिलेट करवाया गया, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार। द स्टैंडर्ड अब देखिए, तो आपको ऐसे डेफिनेशन मिलेगी कि लाइट से हमने कैसे रिलेट करवाया, ये डेफिनेशन मिलेगी। तो लाइट से कैसे रिलेट करवाया, क्योंकि देखा गया साइंटिस्ट के थ्रू कि मीडियम चेंज होने से कुछ वेरिएंस आता है, वेरिएबल सा हो जाता है, मतलब लाइट की स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने कौन सी लाइट लेनी है, तो क्रिप्टॉन 86 जो है, क्रिप्टॉन 86 ध्यान से सुन लो, जिसका मास कितना है, क्रिप्टॉन 86 एटॉमिक मास, ये वाला आपने एटम उठाना है और इसको एक्साइट करना है। आप जब इसको एक्साइट करोगे, आपको पता है न्यूक्लियस में कौन, प्रोटॉन, ठीक है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करोगे हीट से, किसी चीज़ से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उसको एनर्जी मिले तो वो अपने से फिर आउटर ऑर्बिट में जाएगा, बाहर वाले में, ठीक है। तो इसमें गया, अब ये इसमें गया तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फुल थे। अगर आप यूँ समझिए एक सीट पर 3 आदमी बैठे हैं, एक बस में 3 आदमियों के बैठने की जगह 3 पर्सन्स कैन सिट, तो वहाँ पे अगर आप बैठोगे आकर के तो 3 कहेंगे हम तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो आपको धक्का मारेंगे, भाग जा, वही बात है। तो हमने इसको एनर्जी दी क्रिप्टॉन 86 को, तो ये एनर्जी लेके यहाँ गया, लेकिन यहाँ रहना अलाउड नहीं है, इसलिए वापस आता है। फिर ये जो एनर्जी इसको दी थी हमने, उसको फेंकता है ऐसे रेडिएशन की फॉर्म में, जिसको हम लाइट बोलते हैं, लाइट इमिट करता है। बताऊंगा मैं आपको लाइट कैसे बनती है। जो आप लाइट देख रहे हो, जो बल्ब जल रहा है उसमें सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, या सन में जो आग जल रही है उसमें यही प्रोसेस है। तो ऐसे लाइट निकलती है, ऐसे वेवलेंथ होगी उसकी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ है क्रिप्टॉन 86 की, जो लाइट यहाँ से इमिट हो रही है, यूँ मानिए आप, जो लाइट इमिट हो रही है इसकी एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ आपको पता है, एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो ये क्या होगी, इसकी वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप कहीं पर भी इसको गर्म कीजिए, कहीं पर भी इसको एक्साइट कीजिए, किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी से या हीट से, कुछ भी, तो ये वेवलेंथ चेंज नहीं होगी किसी भी प्लेनेट पे। ये सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट सूटेबल बोल सकते हैं इसको, या फिर मोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं भाई, ये चीज़ बदलेगी नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि इसकी जो वेवलेंथ है उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप। साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन बनाई 73, तो इसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितने के इक्वल आएगा उसको क्या मान लिया जाएगा, 1 मीटर। आया समझ में, आया कि लाइट से कैसे रिलेट करवाया, ठीक है। अब हम अपना जो नेक्स्ट यूनिट है किलोग्राम मास के लिए, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए ये है भाई 1 किलोग्राम की डेफिनेशन जो आपको बुक में मिलेगी, और इसके पीछे मैं सारी चीज़ें मैं आपको बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में बताऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, बहुत ईजीली आपको समझ में भी आएगा। 1 किलोग्राम क्या है, जो मैं अभी आपको शुरू में जो आपको दिखा रहा था कि ये 1 kg है भाई, ये 1 kg, ये 1 kg क्या है, क्या है ये 1 kg? कभी आपने सोचा? आप हर रोज़ सब्जी लाते हुए इससे तरह तरह की चीज़ें जो हैं इसके इक्वल आप मेजर करते हो, चावल है, शक्कर है, पता नहीं कितनी चीज़ें हम इससे हर रोज़ मेजर करते हैं। और अब जो ये इसकी डेफिनेशन है ये रिटायर हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिर रीडिफाइन कब किया गया। अभी इसको 2019 में ही रीडिफाइन किया गया, 2019 में, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। पहले ये देखिए क्या है ये 1 kg इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ये प्रोटोटाइप का मतलब क्या है?
प्रोटोटाइप का मतलब पहला, प्रोटोटाइप का मतलब पहला। 1 kg कुछ नहीं है, 1 kg कुछ नहीं है। जब 1889 में जब मीटिंग हुई थी साइंटिस्ट की, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड चूज़ किया गया, प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर रखा गया। प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर एक साइंटिस्ट ने उठा करके बोल दिया कि इसको हम कितना मानेंगे, ऐसा है, मैं आपको दिखाऊंगा इमेज में, वो देख सकते हो आप। तो इसका जो डायमीटर है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर। ये प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर जो है वो 1 kg है, और इसको फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे सीवर्स नाम के गांव में रखा गया है। वहाँ पे ये सोसाइटी है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सारी मीटिंग होती हैं। तो 1889 में जब इनकी मीटिंग हुई थी, जिस टाइम पे मीटर की डेफिनेशन बनी थी ना, हाँ, प्लेटिनम इरेडियम वाली 1 मीटर एक रोड लेंगे हम प्लेटिनम इरेडियम वाली, वो डेफिनेशन जो है उस टाइम पे बनी। उसी टाइम पे जो 1 किलोग्राम है ये डिसाइड किया गया था मीटिंग में कि भाई हम 1 किलोग्राम किसको मानेंगे, क्यों इसको वहाँ स्टैंडर्ड माना गया, मैं बताता हूँ। इसको नहीं समझना है आपने, किसको समझना है, प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि जो फ्रांस की जो लड़ाई, जो आप सोच सकते हो फ्रांस की जो लड़ाई थी, उसके बाद, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा कब थी वो, उसके बाद जो है लोगों को ये कमी महसूस हुई कि जो चीज़ें हम मेजर करते हैं ना, उसमें झोल झाल करते हैं लोग। कुछ एक जो हैं वो हैवी रखते हैं मेजर करने वाले, जो भी उनके मानक थे। कुछ एक जो हैं लाइट रखते हैं, हो सकता है चीज़ देने के टाइम पे वो लाइट यूज़ करते हों, और जब चीज़ें लेनी हों तो वो हैवी बार्ट का यूज़ करते हों। तो ये उस टाइम पे लोगों को ये कमी महसूस हुई कि एक स्टैंडर्ड तो चूज़ किया जाना चाहिए। तो फिर 1889 में जो मीटिंग हुई उसमें एक प्रोटोटाइप चूज़ किया गया, किलोग्राम का। एक किसी एक साइंटिस्ट ने उठा करके एक सिलेंडर को ऐसे बोल दिया कि आज से हम इसको क्या मानेंगे, 1 kg मानेंगे, और उसके वेट के बराबर लोहे के टुकड़े कटवा करके पूरे वर्ल्ड में बंटवा दिए। यही है 1 kg और कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे डिफाइन किया गया। और अब इसकी डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत क्या पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको समझ में आया ये क्या है। ये एक सिलेंडर है प्लेटिनम इरेडियम का बना हुआ, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीवर्स नाम का एक गांव है, वहाँ पे रखा गया है। पेरिस के नज़दीक है सीवर्स नाम का, वहाँ पे ये सोसाइटी गठित की गई थी शायद 1870 में, पक्का याद भी नहीं मेरे। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स यही डिसाइड करता है अपने जो भी हम मेजरमेंट यूज़ करते हैं, जो भी हम मात्रक यूज़ करते हैं अपने पैमाने, लेंथ के लिए जैसे मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, तो इसी के हवाले सारा सिस्टम किया गया है कि यही डिसाइड करेगा। जो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो सारी यही डिसाइड करेगा। आई होप आपको आएगा समझ में। तो जो प्लेटिनम रेडियम का सिलेंडर है, मैं इसको बता रहा हूँ अभी, इसको रीडिफाइन क्यों किया गया, अब इसकी डेफिनेशन चेंज क्यों की गई। इसकी डेफिनेशन अभी चेंज हुई है, 2 या 3 ईयर्स हुए हैं, आप देख लेना। 20 मई 2019 में इसकी डेफिनेशन फिर से चेंज कर दी गई है। अगर आपके सिलेबस में ये है तो आप ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ के बारे में पता हो कि 1 kg क्या था, और अब वो नया जो 1 kg है उसका क्या हुआ, क्या उसका हमारी रियल लाइफ के ऊपर क्या असर हुआ, कैसे रीडिफाइन किया गया, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो भाई शायद नवंबर 2018 में ही इसके लिए मीटिंग हो गई थी, 28 नवंबर, और 2018 में इसको रीडिफाइन करने के बारे में सोच लिया था, और 20 मई 2019 को इसको फिर से रीडिफाइन कर दिया गया। अब आपके सिलेबस में है वो आपको याद करना है, वो आपकी मर्जी, आप चाहे पुरानी डेफिनेशन याद करो ये, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा मतलब रिव्यू दे दिया है कि 1 kg था क्या एक्चुअल में, 1 kg था क्या। 1 kg कुछ नहीं था, एक प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर था, उसके मास के इक्वल, वेट के इक्वल भी समझिए आप, टुकड़े कटवा करके पूरे वर्ल्ड में बंटवा दिए। ये एक स्टैंडर्ड चूज़ किया गया। अब रियल बात जो मैं बताता हूँ, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा कि इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लेटिनम इरेडियम का जो सिलेंडर था वो पेरिस में रखा गया है। वहाँ पे एक ऐसे दिखाता हूँ आपको, कांच के जार में ऐसा कुछ रखा गया है, इसको कांच के जार में। और फिर प्लेटिनम इरेडियम क्यों चूज़ किया गया, ताकि भाई एलॉय आपको पता है मिश्र धातु, क्योंकि जंग वगैरह कम लगता है उसके, और वो रिएक्ट कम करती है आसपास के सराउंडिंग के जो भी एयर है, जो भी है आप सोच सकते हो। जैसे ये लोहे का है तो इसके ऊपर जल्दी रस्ट लग जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ रस्टिंग लगी हुई है, ठीक है ना। तो प्लेटिनम इरेडियम इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि वो एलॉय है, जो एलॉय व्हील देखते हो आप बाइक्स में, उनमें जंग नहीं लगता जल्दी, तो इसीलिए मतलब ये ख़राब ना हो, इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
तो ये प्लेटिनम इरेडियम का जो सिलेंडर है ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है भाई, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप इसको हाथ से टच करते हो ना तो भी इसके वेट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसलिए ये जो मास्टरपीस है उसको वहाँ रखा गया है पेरिस में, और उसके बराबर कैलिब्रेशन करके पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे ऐसे वेट बंटवा दिए गए लोहे के, उसको पैमाना मानते हुए, ठीक है ना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे 4-5 साल में अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे और मास्टरपीस से मिलाओगे, आप अगर इसको मास्टरपीस से मिलाओगे तो इसके मास में कुछ डिफरेंस मिलेगा। मैं बताता हूँ क्या है कि ये एटम से बना है। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये इनकी खासियत होती है, जैसे ये कुछ एटम्स को लूज भी कर सकता है जिसके कारण इसके वेट में कमी भी आ सकती है, और कुछ एटम्स में एब्जॉर्ब भी कर सकता है। कुछ एटम्स को, एयर के कुछ एटम्स हैं उसमें ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है जिसके कारण इसका वेट बढ़ भी सकता है। तो ऐसा ही हुआ 2018 में साइंटिस्ट ने एक, जब बाहर का जो बाट था उसको जब मास्टर सिलेंडर से कंपेयर किया गया तो देखा गया कि उसके मास में कुछ माइक्रोग्राम की इंक्रीमेंट थी। तो कुछ खाता पीता थोड़ी ना था ये किसका वेट बढ़ गया। ह्यूमन बींग से आप कंपेयर कर सकते हो, इसका वेट बढ़ गया, तो कुछ खाता पीता थोड़ी ना था। वेट कैसे बढ़ गया कि सराउंडिंग की जो एयर है उसमें से इसने एटम्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया। ऐसे मतलब बहुत बारीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो भाई ऐसा देखा गया साइंटिस्ट के थ्रू कि लगभग 130 ईयर्स में इसकी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी अपने को। कोई 129 बोल रहा है, कोई 136 बोल रहा है, तो आप 130 मान लो एवरेज। 130 ईयर्स में हमारे को इसकी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी। अब क्यों चेंज करनी पड़ी, क्योंकि ये जो सिलेंडर था पहले इसका जो मास था उससे इसका मास 30 माइक्रोग्राम्स कम पाया गया, 30 माइक्रोग्राम डिक्रीमेंट मिला। अब ये कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ बिल्कुल आपको पता है कि 1 ग्राम क्या होता है, और 1 ग्राम से बहुत छोटा है ये तो भाई। तो ये वैल्यू क्या इफेक्ट डालेगी सर, फिर चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। ये वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, अपनी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। अपनी लाइफ है, हम सब्जी तोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। हम आज भी यही केजी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2019 के बाद कोई और केजी आ गया नहीं, वही केजी है, सेम चीज़ है। तो फिर ये चीज़ क्या है, आप क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साइंटिस्ट क्या चाहते थे, मैंने शुरू में बताया था, साइंटिस्ट इनवेरिएंट चाहते थे, इनवेरिएंट, चीज़ें बदले नहीं। तो ये एक ऐसा होना चाहिए ना जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेम्परेचर का, टाइम का, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो टाइम, टेम्परेचर या प्रेशर, किसी भी एक्सटर्नल कोज का इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं होता है तो ही हम इस सिलेंडर को क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे ना। आई चीज़ समझ में। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसके मास में, जो शुरू में जो मास था और अब तक का जो मास है उसमें 30 माइक्रोग्राम्स का डिक्रीमेंट हुआ है। जब भी यूँ मानो आप, जब तक इसको जार में रखा गया है, कांच के जार में, मैंने बताया ना, इतने सालों तक इसको जार में क्यों रखा गया, आपको रीजन समझ में आएगा, ताकि एटमॉस्फेयर से या बाहर की जो एयर है उससे ये इंटरेक्ट ना कर पाए, या आइटम्स लूज ना करे, या फिर आइटम्स गेन ना करे। फिर भी देखा गया कि इसके ऊपर धूल मिट्टी के कण कुछ जमते थे, धूल मिट्टी के कुछ कण वगैरह जमे हुए थे, उसके कारण भी इसके मास में इफेक्ट पड़ा भाई। तो ये स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है भाई, यही चीज़ मैं आपको फील करवा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ध्यान से सुन लो। ये 30 माइक्रोग्राम रियल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं डालता अपने। हम सब्जी लाते हैं, चावल लाते हैं, हम कुछ भी लाते हैं मार्केट से, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो कहाँ पे इफेक्ट डालता है ये, या जो मेडिकल सेक्टर है ना बेटा, अपना मेडिकल सेक्टर है, वहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। 30 माइक्रोग्राम का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और साइंटिस्ट क्या चाहते थे कि ये बदले नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट बदले नहीं, 1 kg जितना मान लिया हम उतना ही रहना चाहिए, और टाइम, टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने इसको चेंज करने की सोची। ऐसे मैंने जो न्यूज़पेपर था उसमें हेडिंग भी देखी थी, और वहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ था कि जो 1 किलोग्राम है वो श्रिंक हो रहा है, क्या ये सिकुड़ रहा है। साइंटिस्ट का कहना ये था, वहाँ पे हेडिंग देखी थी मैंने, 2019 की बात है ये, बस। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन्होंने सोचा कि शायद ये सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो हो सकता है ऐसे 100-200 या फिर 1000 साल के बाद हो सकता है इसमें 100 माइक्रोग्राम का डिफरेंस आ जाए, या 200 माइक्रोग्राम का डिफरेंस आए। तो फिर ये स्टैंडर्ड कैसे रहेगा भाई, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर इसको किससे रिलेट करवाया गया, इसको फिर स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करवाया गया। स्पीड ऑफ लाइट में प्लैंक्स कांस्टेंट सारी चीज़ आती हैं। तो मैं मेनली क्या कहूँगा, इसको फिर से रीडिफाइन किया गया, और किससे एक्सप्लेन किया गया, इसकी डेफिनेशन किससे एक्सप्लेन की गई, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻⁻⁴
-34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू है इसके प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट है जिसको H से डिनोट करते हैं। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं बताऊंगा कैसे इसको रिलेट करवाएगा। फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो फिलहाल इसको कैसे मेजर किया गया है, कैसे मेजर किया जा रहा है 1 kg को। तो एक कीबल बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। कीबल बैलेंस की हेल्प से, कीबल एक साइंटिस्ट नेम है भाई, कीबल एक साइंटिस्ट नेम है, कभी आप और कुछ सोचो, उसके नाम पे कीबल बैलेंस रख दिया। तो कीबल बैलेंस से इसको रिलेट करवाएगा। और कीबल बैलेंस में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मास के इक्विवेलेंट करके वहाँ से आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट से इसको डिफाइन किया गया है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं स्क्रीन पे आपको इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करवा दूंगा कि 1 किलोग्राम क्या है, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन समझा देता हूँ कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको कैसे, मतलब कैसे इसकी हेल्प से, प्लैंक्स कांस्टेंट की हेल्प से कैसे डिफाइन किया गया इसको। तो आपको उसके लिए आइंस्टीन इक्वेशन याद होनी चाहिए। आइंस्टीन इक्वेशन है E = mc²। आपको पता है एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में। ये तो फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन के, यहाँ से इसको रिलेट करवाया। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन क्या कहती है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो मास को आप क्या लिख सकते हो, मास = E/c²। दिख रहा है आपको। तो एनर्जी जो होती है, कोई फोटोन है लाइट का, मैंने बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे इसको एक्सप्लेन किया गया। तो E जो होती है एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होता है, hν, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ एनर्जी को हटा करके आप एनर्जी ऑफ ए फोटोन का फॉर्मूला hν यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन c²। तो ऐसे 1 kg मास को डिफाइन किया गया। आई होप आपको आया होगा समझ में। प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ। प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर आप इधर कर देते हो तो c² अपॉन में फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ऐसे प्लैंक्स कांस्टेंट से हम मास को 1 kg मास को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आया होगा समझ में, आया होगा। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कि सेकंड कैसे बना। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, जो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो अपना सिलेंडर था ना, प्रोटोटाइप, ये सिलेंडर, इसको ग्रैंड ली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ली के। कभी आप ये सोचो ये क्या है, कहीं पे दिख भी जाए आपको कि कैसे एक्सप्लेन किया गया था 1 किलोग्राम को। तो 1 किलोग्राम ये अपना प्रोटोटाइप सिलेंडर क्या बोला जाएगा, ग्रैंड ली के। ये साइंटिस्ट ने नाम दिया था भाई, मैंने नहीं दिया, ये याद आ गया बस इसलिए बता रहा हूँ भाई। तो 30 माइक्रोग्राम्स के कारण, यूँ समझिए आप, 30 माइक्रोग्राम्स का जो डिफरेंस था उसी के कारण इसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करना पड़ा बेटा, 30 माइक्रोग्राम्स के कारण। और लेकिन 30 माइक्रोग्राम्स के कारण डेफिनेशन क्यों चेंज करनी पड़ी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि 30 माइक्रोग्राम्स बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है मेडिकल सेक्टर में। अगर आप ड्रग्स बना रहे हो, दवा भाई, वो वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स होती हैं सारी दवाएं जो भी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। या ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स बना रहे हैं उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेसी के लिए फिर इसको रीडिफाइन किया गया प्लैंक्स कांस्टेंट की हेल्प से। आई होप आपको आएगा समझ में। कोई भी क्योरी है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। देखो भाई 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया, कि 1 सेकंड हम कैसे मानेंगे, 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया। 1 सेकंड है क्या, तो मैं बताता हूँ। पहले सिस्टम अलग था। पहले 1 सेकंड को कैसे, मतलब अपने पास पहले तो घड़ी ही नहीं थी, पहले सोलर क्लॉक्स वगैरह पुराने टाइम पे अपने बड़े बुजुर्ग जो थे वो सोलर क्लॉक्स यूज़ करते थे, या मतलब डे टाइम पे जो सन की जो पोजीशन थी उसको देख करके टाइम बताया करते थे, टाइम को एक्सप्लेन किया करते थे। पहले पहर होते थे, बट बेटा आपको बता रहा हूँ पहर, जैसे आपको पता है दोपहर 2 बजे, तो यूँ समझिए दोपहर तक 2 पहर जा चुके थे। ऐसे 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, 4 पहर, ऐसे 4 पहर में डिवाइड कर रखा था एक दिन को, ठीक है ना। तो 1 सेकंड कैसे एक्सप्लेन किया गया मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। छोटी से छोटी यूनिट क्या है अपने लिए, टाइम के लिए सेकंड। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो पहले साइंटिस्ट ने क्या माना था कि जो एक चक्कर है, एक रोटेशन है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट, उसको 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और एक पार्ट को क्या मान लिया जाएगा, 1 घंटा। अब 1 घंटे को इक्वल 60 पार्ट्स में आप तोड़ दो तो वो क्या है 60 मिनट, और 1 मिनट को आप इक्वल 60 पार्ट्स में तोड़ दो तो फिर क्या बन जाता है 1 सेकंड। बस पहले तो ऐसे डिफाइन था ये। फिर हमारे को एक्यूरेसी चाहिए थी ना,
क्योंकि अपना जो जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम सारे जानते हैं, हमारी जो भी ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है वो एक्यूरेट टाइम से चलते हैं बेटा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी के लिए एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स जो है उसमें आप सोचो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पहले तो आपको पता है पेंडुलम क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ था, जो गैलीलियो, आपने सुना होगा, गैलीलियो थे अपने फिजिसिस्ट, उन्होंने अपनी जो पल्स रेट है और चर्च में जो पेंडुलम हिल रहा था उसको देखा, तो वो देखा कि वो हर ओसिलेशन में उतना ही टाइम ले रहा है। यहाँ पल्स चेक करके मान लीजिए 10 बार पल्स ऐसे ऐसे हुई, तो 10 बार उसने देखा कि जब वो एक ओसिलेशन करता है तो हर बार पल्स कितनी बार ऐसे ऐसे करती है, 10 टाइम्स। तो उसको देख करके सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक्स इन्वेंट हुई थी। तो वहाँ 1 सेकंड ऐसे डिफाइन था, ये समझिए आप। अब 1 सेकंड की एक्यूरेसी चाहिए अपने को, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए। अब पेंडुलम क्लॉक्स में प्रॉब्लम क्या थी, पेंडुलम क्लॉक्स ग्रेविटी से काम करता है। पेंडुलम ध्यान से देखिए, ग्रेविटी उसको खींचती है तो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आज भी हमने निकाला हुआ है, √2π/L/g, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो आपको पता है ग्रेविटी से इफेक्ट होगा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है अपनी, यहाँ पे हो सकता है अगर आप मुंबई में ले जाओ उस क्लॉक को तो ग्रेविटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो, उसके कारण जो उसका जो ओसिलेशन है उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा, और साल 6 महीने के बाद वो कुछ सेकंड आगे हो सकती है, कुछ सेकंड पीछे हो सकती है। ऐसे 2-4 साल बाद आपको पता है वो टाइम डिले करेगी, ठीक है। तो समस्या यही थी कि वो इतनी मतलब एक्यूरेट या फिर प्रेसाइज क्लॉक्स नहीं मानेगी। तो इसके लिए फिर एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि कोई भी रॉकेट हम छोड़ते हैं अंतरिक्ष में तो उसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितने टाइम के बाद उसको हमने किस डायरेक्शन में मोड़ना है, वो सारी कैलकुलेशन में एक्यूरेट टाइम चाहिए, और एक्यूरेट टाइम के लिए एक्यूरेट क्लॉक्स का होना ज़रूरी है। इसलिए एटॉमिक क्लॉक्स इन्वेंट हुई। और आप शायद इस बात को सुन के आश्चर्य प्रकट करोगे कि जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं उनमें 5-6 हज़ार साल में, हो सके माइनर से माइनर 1 सेकंड की एरर आ सके 5-6 हज़ार साल बाद, बस इतना डिफरेंस है। आया होगा समझ में। देखो 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9, 192, 631, 770 पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम। तो सीजियम का एटम हमने लेना है जो ग्राउंड स्टेट एटम हो, और 133 उसका आइसोटोप है, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको बताता हूँ लाइट कैसे बनती है। जैसे सीजियम का एटम लिया हमने 133, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। जितने इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे जा चुके हैं, नेचर ने भर रखे हैं, यूँ मान लीजिए आप, ठीक है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। अब इसको एक्साइट करोगे, कौन सी स्टेट का आइटम है, वो ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट का आइटम है, मतलब इसके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट से मतलब एक्साइट करोगे, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था आपको, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यूँ मानिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना पाथ छोड़ करके अगले ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि अगले ऑर्बिट में जाने के लिए क्या चाहिए, हायर एनर्जी। जब इसके पास एनर्जी आ जाएगी तो एनर्जी लेकर के यहाँ पहुँचेगा। यहाँ वाले इसको मना कर देते हैं, हम तो ऑलरेडी फुल हैं, तो ये फिर वापस इधर आएगा। आपको पता है हमने इसको एक बार एनर्जी दे दी तो ये फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। अगर आप पेंडुलम को ध्यान से देखिए, अगर एक पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो तो यहीं थोड़ी ना रुकेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे ओसिलेशन करता रहेगा, वाइब्रेशंस होंगी इसकी। तो जब हमने इसको एक्साइट करके छोड़ दिया, एक बार ये इधर गया, इधर आया, इधर आया, ऐसे 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 कितने वाइब्रेशंस, कितने ओसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है अपने 2 हाइपरफाइन लेवल्स में। 2 हाइपरफाइन लेवल्स बोले जाएंगे ये, ऑर्बिट्स जो बोल सकते हैं इसको। जब कितने ट्रांजिशन कर लेगा ऐसे, इतने ट्रांजिशन जब कर लेगा ये, तब 1 सेकंड पढ़ेगा क्या, तब 1 सेकंड पढ़ा जाएगा, यूँ समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तब इसको 1 सेकंड माना जाएगा। कितने ट्रांजिशन करे ये, 9, 192, 631 और 770, ये 1 सेकंड है भाई, इट इज़ 1 सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। देखिए अपने 4th फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, करंट, और करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया, इसकी डेफिनेशन मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उतार लेना वहाँ से। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया गया, तो ध्यान से देखिएगा। टू इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग वायर ली गई और इनके बीच डिस्टेंस कितना रखा गया, 1 मीटर, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया एक सोर्स से, पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी कंसीडर कर लेना आप। और यहाँ एक वायर में रिहोस्टेट लगा दिया गया। रिहोस्टेट सारे जानते हैं, रिहोस्टेट क्या होता है, वोल्टेज या करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। अभी आप सोच सकते हो ये वायर जो है इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, वही डायरेक्शन है सेम, क्योंकि दोनों, इसका देखो इसका ये वाला एंड इससे जुड़ा हुआ है तो इसका भी जुड़ा हुआ है, इसका ये वाला एंड इसी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसका भी जुड़ा है, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ऐसे रिहोस्टेट से इसकी वैल्यू को वेरी किया गया एक वायर में करंट की वैल्यू। तो आपको पता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, और जब करंट फ्लो करता है एक वायर में, तो हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, तो क्या इफेक्ट जनरेट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके कारण इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर एक में इधर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं तो यहाँ पे फोर्स को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया, और यहाँ पे यूँ समझिए इसके फोर्स को मेजर किया गया। ऐसे करंट बढ़ा रहे हैं, और जब फोर्स कितना हो गया, लगने वाला फोर्स 10⁻⁻7 न्यूटन, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन जब फोर्स हो गया, तब उस टाइम पे इसको और इंक्रीज या डिक्रीज करना, इसको छोड़ दे, समझिए इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया गया। उसी टाइम पे जितना करंट फ्लो हो रहा था, इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा था उसको कितना मान लिया, 1 एम्पियर। आपको आया समझ में। 1 मीटर डिस्टेंस पे जब 2 वायर्स रखी गई हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है एक डिवाइस की हेल्प से मेजर किया गया, जब इतना फोर्स आ गया इन दोनों के बीच में, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, यानी कि इतने फोर्स से जब एक दूसरे को दबाने लग गई है, तो वहाँ पे जितना करंट उस टाइम पे इनमें फ्लो हो रहा था उतना क्या कंसीडर किया गया, 1 एम्पियर। आई होप आपको आया होगा समझ में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, 1 केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि पानी का आप थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर लीजिए ट्रिपल पॉइंट का। बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप अपना जो क्या होता है मरकरी थर्मोमीटर जो होता है, आपको पता है, अगर आप इसको आइस में डाल देते हो, यहाँ आइस है समझिए, तो आपको पता है इसकी रीडिंग 0 पे आ जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और 0 रीडिंग दिखाएगा यहाँ, तो हम इसको क्या मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा मरकरी और यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इस पॉइंट का हमने क्या नाम दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे 100 डिवीजन कर दिया हमने इसमें, बिल्कुल इक्वल, और एक पार्ट को कितना बोला जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुँच गए हैं। तो आपको पता चल गया 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर लीजिए आप, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। बताता आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। देखिए ध्यान से, अगर आप एक बकेट में पानी ले लो, उसमें कुछ बर्फ़ डाल दो और उसको ऐसे स्टीर करो, हिलाओ, तो आप देखोगे उस टाइम पे उसमें वो पानी ट्रिपल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में भी है, पानी भी है, ठीक है ना, और सॉलिड स्टेट में भी, क्योंकि कुछ आइस क्यूब डाल रखे हैं हमने, और हम देखेंगे कि उसमें से कुछ ऐसे एवोपरेट हो रहा है, कुछ भाप ऐसे वेपराइज हो रही हैं, तो हम बोलेंगे कि ये वेपर की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में भी है। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है कि तीनों स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इस टाइम पे हम इसमें थर्मोमीटर डालेंगे और इसका जो टेम्परेचर आएगा, तीनों देखो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसका जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पे उसको 1/273.16 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी यहाँ पे जो भी इसका टेम्परेचर आएगा, इसका जो भी टेम्परेचर, उसको 1/273 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको फिर कितना माना जाएगा, जो भी अपनी रीडिंग आएंगी वो इसको 1 केल्विन माना जाएगा। यस, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। आया समझ में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इसकी, 1 कैंडला। 1 कैंडल आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक मेजर करने के लिए जो यूनिट बना रखी है हमने, तो एक कैंडल में जो चमक होती है हम उसको क्या बोलते हैं, 1 कैंडला। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, समस्या क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक कैंडल जो है वो हो सकता है इतनी मोटी हो सकती है, इससे ज़्यादा मोटी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, उसमें हो सकता है कार्बन के अमाउंट ज़्यादा हो कम हो, इसका जो धागा है वो पतला हो सकता है या थोड़ा बहुत मोटा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो चमक होगी वो बदल जाएगी। अगर आप 2 कैंडल लेते हो तो ज़रूरी नहीं उनकी चमक इक्वल हो,
उनमें कार्बन की अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो वन कैंडला को एग्जैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा ना, एक कैंडल की चमक कितनी माने हम, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या किया गया कि वन स्टेरेडियन एंगल डिसाइड किया गया। आपको पता है ये सॉलिड एंगल है, कौन सा एंगल बना रहा हूँ मैं, सॉलिड एंगल। और यहाँ पे ये एंगल कितना है, वन स्टेरेडियन एंगल। कब होगा, जब हम ये कितना डिस्टेंस लेंगे 1 मीटर, और ये एरिया कितना लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया कंसीडर करेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बल्ब लगा दिया गया। यहाँ पे आपको पता है 0 वोल्ट का बल्ब होता है और लगातार हम उसकी पावर बढ़ाते जाएं। तो यहाँ 0 वोल्ट का बल्ब लगा दिया और हम उसकी पावर इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम इसकी पावर कितनी इंक्रीज कर देते हैं, 1/683 वोल्ट जब इंक्रीज कर देते हैं, तो इसकी जितनी चमक होगी उस टाइम पे, जितनी चमक ये यहाँ पे ग्लो दे रहा होगा, उतना क्या माना जाएगा, वन कैंडला। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की डेफिनेशन देखिए जल्दी से। मोल, वन मोल। देखिए ध्यान से, वन मोल क्या है। तो छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए ये यूनिट बना हुआ है। आपको पता है कि हम मार्केट से केले लेने जाते हैं तो दर्जन में लेके आते हैं, 1 दर्जन मतलब 12 पार्टिकल्स, 12 केले। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमने अलग अलग यूनिट बनाई हुई हैं। समझ में आ गया। जब आप गेहूँ खरीदने जाते हो तो आप यूँ थोड़ी ना कहते हो भाई 10 दर्जन गेहूँ देना चीज़ आई ना समझ में, हाँ आएगी। तो हमने अलग अलग मासेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट बना रखे हैं। तो छोटे छोटे एटम्स के जो पार्टिकल्स बोलूँ मैं इसको, छोटे छोटे एटम्स या पार्टिकल्स हैं, उनकी काउंटिंग के लिए है ये यूनिट। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब कितना है, कितना, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एवोगैड्रो, कितने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। आई होप आपको आएगा समझ में। तो इतने पार्टिकल्स किस में लेंगे आप, किस में होंगे, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया गया कि कार्बन 12 एटम लेना है आपने, 12 आइसोटोप, कितना लेना है, 12 ग्राम। 12 ग्राम आपने लेना है कार्बन 12, और उसके पार्टिकल्स तोड़ के देखो कितने पार्टिकल्स हैं उसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो कितने पार्टिकल्स मिले, इतने पार्टिकल्स। और फिर उसको क्या कंसीडर किया गया, एवोगैड्रो नंबर। यही है 1 मोल। 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, उतने पार्टिकल्स। मैं आपको बोल दूँ कि 1 मोल मार्कर, समझ गए कितने मार्कर हो गए, ठीक है ना। तो गेहूँ लाने के लिए आप 1 मोल मत यूज़ कर लेना, गेहूँ लाने के लिए केजी यूज़ करना। कभी अगले को कहो जा करके भाई 5 मोल गेहूँ दे दो चीज़ आई ना समझ में, आई होप आपको आएगा समझ में। ठीक है, 1 मोल इतना होता है। नेक्स्ट यूनिट देखिए जल्दी से। अभी जो 8th यूनिट मैं लिखवा रहा हूँ वो अपनी सप्लीमेंट्री है बेटा, आपको पता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। जैसे एंगल के लिए हमने क्या यूनिट बना रखा है, रेडियन। सो 1 रेडियन एंगल किसको बोलेंगे आप, 1 रेडियन एंगल कितना होता है, ध्यान से देखिए। अगर आप एक सर्कल कंसीडर करिए, एक सर्कल बनाते हो आप, और इसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, 15, 20, कितना भी आप मान सकते हो, कितनी रेडियस इसकी आर। तो इसकी रेडियस के इक्वल इसके ऊपर एक आर्क को कट कीजिए आप, और इस आर्क को ऐसे अलग कर लीजिए। इससे इस आर्क को आपने अलग कर लिया, ठीक है। तो इस आर्क के 2 पॉइंट से एक एंगल सबटेंड कीजिए एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ जितनी इसकी आर्क है उतना ही तो रेडियस है। तो जब आप आर्क की लेंथ और रेडियस इक्वल रखते हो, रेडियस बोलूँ मैं, रेडियस आर्क के इक्वल, या फिर मैं बोलूँ आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो उस टाइम पे जितना एंगल बनेगा अपना, ये जितना एंगल होगा थीटा, ये अपना थीटा कितना माना जाएगा, 1 रेडियन एंगल माना जाएगा, 1 रेडियन। फिर आप कहोगे सर ऐसे बड़ा लिया तो हमने, सर्कल बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कल बड़ा कंसीडर कीजिए। आप देखिए ध्यान से, सर्कल बड़ा हो गया, ये देखिए सर्कल बड़ा हो गया ना, इसकी आर्क बड़ी होगी, ध्यान से देखिए, ये आर्क बड़ी होगी, ये आर्क बड़ी होगी, ध्यान से देखिए, आर्क बड़ी होगी तो क्या है, रेडियस भी तो बड़ी है। आर्क जितनी आर्क है अब भी उतना ही आर है बड़े सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए भी उतना ही होगा। फिर ये अगर 5 सेंटीमीटर आप छोटा सर्कल लीजिए, 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये आर्क जो होगी इसके लिए कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, इतना। आई होप आपको आएगा समझ में। सर्कल बड़ा लो छोटा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे समझ में आएगा। तो 1 रेडियन एंगल कितना होगा, जितना सर्कमफ्रेंस है आप उसकी जितनी आर्क लेते हो आप, जितना आर्क है, रेडियस को आप उतना ही रखो तो आपको रेडियन एंगल मिलेगा 1 रेडियन। थीटा का फॉर्मूला क्या है, आर्क, ये अपनी आर्क है और ये लेंथ बोली जाएगी रेडियस। तो आर्क अपॉन लेंथ, ये अपना थीटा का फॉर्मूला है, और थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में लेंथ रेडियस, ये चीज़ है भाई। ठीक है, आर्क कितनी लेंथ है आर्क की, एल, और एल और आर आप पता है आपको दोनों क्या हैं, सेम। बस आई होप आपको आया होगा समझ में।
आया होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना एंगल मिलेगा, दोनों सेम है, आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ऐसे काटोगे आपको तो आपका एंगल कितना मिलेगा, 1 रेडियन एंगल। ठीक है। अगली सप्लीमेंट्री जो है अपनी सेकंड सप्लीमेंट्री, मैं 8th को लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल फंडामेंटल हैं ये सारी 9। ठीक है ना। तो ये सप्लीमेंट्री हैं 2, रेडियन और स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन और देखिए, फिर अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 1 स्टेरेडियन एंगल हम कितना मानेंगे। 1 स्टेरेडियन एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट का सेकंड यूनिट है अपनी सप्लीमेंट्री में। ठीक है। 1 स्टेरेडियन एंगल कितना माना जाएगा, 1 स्टेरेडियन एंगल कितना माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप सॉलिड एंगल चूज़ कीजिए 1 मीटर स्क्वायर जिसकी सरकमफ्रेंस है एरिया ऊपर, और इसके हर एक पॉइंट से, इसके सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर जो कितना दूर है 1 मीटर डिस्टेंस पे, इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जितना एंगल बना रहा होगा यहाँ पे थीटा, ये 1 स्टेरेडियन एंगल होगा। समझ में आया यहाँ पे। और इसके लिए जो थीटा इसने जो सिंबल बनाया है ये ओम टाइप है, ये 1 स्टेरेडियन मतलब इसका सिंबल रहेगा। ठीक है ना। 1 स्टेरेडियन आपको आया होगा समझ में। 1 स्टेरेडियन आप किसको मानोगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर, आप ध्यान से देखिए 1 मीटर स्क्वायर सरकमफ्रेंस, इसके हर एक पॉइंट से, सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट से एक पॉइंट जो कितनी दूरी पर है 1 मीटर डिस्टेंस पे, ये 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये जितना एंगल बन रहा होगा, क्योंकि 1 मीटर से आप ज़्यादा दूर जाओगे तो एंगल छोटा हो जाएगा, तो ये जितना एंगल बन रहा होगा ना, जितना एंगल उतना क्या माना जाएगा 1 स्टेरेडियन एंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो लेक्चर 5th होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें सम प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई चीज़ समझ में। सो थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक्स वंस अगेन।